ये वर्तमान का प्रोटिस्टा नहीं बता रहा हूं, ये त्रिजगत वर्गीकरण प्रणाली का प्रोटिस्टा बता रहा हूं। हेलो भविष्य के डॉक्टर्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका दुनिया के अनोखे प्लेटफॉर्म भौतिकी प्लस में। मैं डॉक्टर ब्रजेश लवानिया, आपका बॉटनी मेंटोर, आपके लिए फिर हाजिर हुआ हूं एक बहुत ही रोचक टॉपिक के साथ, जिसका नाम है वर्गीकी की अबूझ पहेली। देखिएगा, आप सब लोग इस बात से वाकिफ हैं, जानते हैं, आपने पढ़ा होगा। आपकी 11th की एनसीईआरटी का एक टॉपिक है जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। उस टॉपिक से मैंने ये एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक उठाया है। इससे अक्सर मैं देख रहा हूं कि नीट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो इसका अर्थ क्या है ये समझिएगा आप। इसका अर्थ ये है कि आज जो हम 5 जगत वर्गीकरण पढ़ते हैं, जिसमें हम मोनेरा जगत पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा जगत पढ़ते हैं, कवक जगत पढ़ते हैं, जंतु जगत पढ़ते हैं और पादप जगत पढ़ते हैं। इन 5 जगतों में हमने सारे सजीवों को, जो वर्तमान में है, उन सभी को इन 5 जगतों में वर्गीकृत किया हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनको इन 5 जगत में से हम किसी भी जगत में यह स्थान नहीं देते, या किसी भी जगत में उनका वर्गीकरण संभव नहीं है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को कहते हैं वर्गीकी की अबूझ पहेली। इस अबूझ पहेली के बारे में मैं चर्चा करूंगा अपने इस लेक्चर में, तो बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ इस लेक्चर में। और नीट के लिए एक क्वेश्चन भी आपको डेफिनेटली तैयार कराऊंगा इस लेक्चर के दौरान। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इस सारी बातों को समझते रहिएगा। देखिएगा बच्चों, आपने जब ये टॉपिक पढ़ा हुआ, ये चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपको बताया गया होगा कि हमने सभी सजीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया है। लेकिन क्या आपको ये पता है, ये 5 जगत एक बार में नहीं बने, किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं बनाए, बल्कि ये वर्गीकरण के जो सिस्टम है, प्रणाली है, वो धीरे धीरे विकसित हुई है। यदि मैं बिल्कुल आरंभ से शुरू करूं तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे पहले सजीवों को वैज्ञानिक तरीके से पढ़ा गया था। किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा। अरस्तु वो पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सजीवों को वैज्ञानिक तरीके से न सिर्फ पढ़ना शुरू किया, बल्कि इनका वर्गीकरण भी आरंभ किया। तो क्या अरस्तु से पहले भी जीवों का वर्गीकरण करा जाता रहा है? बिल्कुल सही, सही पहचाना आपने। जब मनुष्य को विज्ञान का ज्ञान भी नहीं था, तब भी अपने आसपास पाए जाने वाले सजीवों को यह मनुष्य द्वारा वर्गीकृत किया जा रहा था। लेकिन आरंभ में जो वर्गीकृत किया जाता था जीवों को, वो उनके भोजन की व्यवस्था, उनके शरण की व्यवस्था और उनके खाने की व्यवस्था के आधार पर किया जाता था। मींस रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं किसी भी मनुष्य की। तो इन्हीं के आधार पर वो सजीवों को वर्गीकृत किया करता था। लेकिन पहली बार वैज्ञानिक तरीके से इनका वर्गीकरण आरंभ किया अरस्तु नाम के वैज्ञानिक ने। उन्होंने सबसे पहले इन सभी सजीवों को 2 भागों में बांटा, पादप और जंतु। ये पादप और जंतु का जो वर्गीकरण है वहीं तक सीमित नहीं रहा, अरस्तु ने इनको भी आगे वर्गीकृत किया है। जैसे पादपों को छुप में, झाड़ में और वृक्ष में वर्गीकृत किया गया है। जैसे ही जंतुओं का वर्गीकरण भी आगे और बढ़ाया गया। जैसे उन्होंने अंडे देने वाले यानी अंडज, बच्चे देने वाले जरायुज, लाल रक्त कणिकाओं वाले जो एनेमा उनमें, और लाल रक्त न रखने वाले जीवों एनेमा, उनके अंदर वर्गीकृत किया है। तो ये सारा वर्गीकरण आरंभ में अरस्तु द्वारा किया गया था। लेकिन जहां तक वर्गीकरण प्रणाली का सवाल है, वर्गीकरण पद्धति का सवाल है, तो इसकी शुरुआत हुई सबसे पहले कार्ल वॉन लिनियस यानी कैरोलस लिनियस द्वारा। तो सबसे पहले सभी सजीवों को 2 जगत वर्गीकरण प्रणाली के दौरान 2 भागों में बांटा था, यानी पादप जगत और जंतु जगत की स्थापना की सबसे पहले किसने? कार्ल वॉन लिनियस ने। लेकिन इस पर यहां 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए सबसे पहले सजीवों को पादप और जंतुओं में किसने वर्गीकृत किया गया? तो आंसर क्या लगाओगे आप? अरस्तु ने। लेकिन आपसे पूछा जाए सबसे पहले द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली किसने विकसित की, सबसे पहले जंतु जगत और पादप जगत की स्थापना किसने की, तो आंसर जाएगा लिनियस। तो ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा, इस क्वेश्चन को अक्सर बच्चे गलत करते हैं। चलेगा, अब आगे बात करता हूं मैं। तो इन वर्गीकरण के हम जो जगत हैं, यानी जो सजीव जगत हैं, उनकी बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया,
वर्तमान में 5 सजीव जगत हैं, लेकिन इनकी स्थापना एक साथ एक वैज्ञानिक द्वारा नहीं की गई। अलग अलग वैज्ञानिकों का इसमें अलग अलग समय पर योगदान हुआ है, और कैसे योगदान हुआ है वो समझिएगा ध्यान से। इस पर कई बार प्रश्न पूछा जाता है और कई बार हम गड़बड़ करते हैं, तो ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात। सबसे पहले मैंने बताया द्विजगत वर्गीकरण की स्थापना की गई। द्विजगत वर्गीकरण पद्धति आई और यह दी थी कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने सबसे पहले 2 जगत की स्थापना की, पादप जगत और जंतु जगत। पादप जगत और जंतु जगत में वर्तमान के सभी सजीवों को कैसे समायोजित किया गया था वो सबसे पहले जानना जरूरी है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, प्लांटी के अंदर यानी पादप जगत के अंदर उन्होंने जिन जिन जीवों को उस समय पर सम्मिलित किया था वो समझिएगा। मैं क्या बता रहा हूं, ये द्विजगत वर्गीकरण के पादप जगत में किन किन जीवों को सम्मिलित किया गया ये वो बता रहा हूं। वर्तमान का पादप जगत नहीं है ये कब का पादप जगत है, जब लिनियस ने दिया था इसको तब का। तो देखिएगा, उसमें शैवाल यानी एल्गीज को इंक्लूड किया जाता था, ब्रायोफाइट्स को इंक्लूड किया जाता था, टेरिडोफाइट्स को इंक्लूड किया जाता था, जिम्नोस्पर्म्स को इंक्लूड किया जाता था और एंजियोस्पर्म्स को इंक्लूड किया जाता था। इनको तो आज भी हम पादप जगत में ही सम्मिलित करते हैं, लेकिन 2 और ऐसे जीव थे जिनको उस समय के पादप जगत में सम्मिलित किया जाता था। उनमें से एक है बैक्टीरिया और दूसरा है कवक। तो बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, क्यों? क्योंकि कवक में भी कोशिका भित्ति पाई जाती थी और बैक्टीरिया में भी कोशिका भित्ति पाई जाती थी। तो इस आधार पर इन्होंने इन दोनों जीवों को पादप जगत में ही सम्मिलित किया गया था। अब आगे बात करते हैं। तो दूसरा जो स्थापना की थी इन्होंने, वो स्थापना की थी जंतु जगत यानी एनिमेलिया की। उसमें किस किस को सम्मिलित किया गया था वो भी समझ लीजिएगा। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोस्पोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्किलहेल्मिन्थ, एनालिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, बीच में एक और है एनालिडा के बाद, कौन सा? आर्थ्रोपोडा, फिर उसके बाद मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये सारे सजीवों को उस समय के जंतु जगत में सम्मिलित किया गया था। और आपको बता दूं, आज भी इनमें से हम सभी को जंतु जगत में सम्मिलित करते हैं सिवाय एक के, उसका नाम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को वर्तमान में जंतु जगत में सम्मिलित नहीं किया जाता। ये किस प्रकार से परिवर्तित हुई बातें वो भी अब आगे की कहानी समझाता हूं, ध्यान से समझते चलिएगा और क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं वो भी जानते चलिएगा। आगे बात करता हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले द्विजगत वर्गीकरण आया, पादप जगत और जंतु जगत दिए गए और इनमें किन किन जीवों को कैसे कैसे हमने वर्गीकृत किया वो मैंने समझाया आपको। इसके बाद स्थापना हुई त्रिजगत वर्गीकरण प्रणाली की। त्रिजगत वर्गीकरण प्रणाली में ये 2 जगत तो आरंभ में जो दिए गए थे ये तो थे ही, एक हीकल नाम के वैज्ञानिक ने तीसरा जगत और स्थापित कर दिया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। यानी कुल जगत हो जाते हैं 3, पादप जगत, जंतु जगत तो थे ही और एक और आ गया, कौन सा? प्रोटिस्टा। इस प्रोटिस्टा में लेकिन हमने किन किन सजीवों को सम्मिलित किया था उस समय पर, ये ध्यान से समझ लीजिएगा। ये वर्तमान का प्रोटिस्टा नहीं बता रहा हूं, ये त्रिजगत वर्गीकरण प्रणाली का प्रोटिस्टा बता रहा हूं। उसमें हमने बैक्टीरिया को, कवक को और प्रोटोजोआ को यहां पर रखा। इसका कारण क्या था? क्योंकि द्विजगत वर्गीकरण में कई सारी खामियां, कई सारी कमियां थी। क्या कमी थी? कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को एक साथ रखा गया था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एक कोशिकीय बहुकोशिकीय को एक साथ रखा गया था, और जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं परिपोषी और स्वयंपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक उनको भी एक साथ रखा गया था। तो इन जीवों को उठा करके हमने एक नए जगत में रख दिया जिसका नाम रखा प्रोटिस्टा। तो आपसे पूछा जाए त्रिजगत वर्गीकरण के प्रोटिस्टा में क्या क्या था, तो उसमें सिर्फ बैक्टीरिया नहीं थे, सिर्फ कवक नहीं था, उसके अंदर प्रोटोजोआ भी थे जो आज भी प्रोटिस्टा में रखे गए। लेकिन इनके साथ साथ कवक और बैक्टीरिया को भी सम्मिलित किया गया था। इसके बाद स्थापना हुई 4 जगत वर्गीकरण की। 4 जगत वर्गीकरण में देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से समझिए। अब चौथा एक और जगत उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, उन साइंटिस्ट का नाम था कोपलैंड और इस जगत का नाम था मोनेरा। ध्यान से समझिएगा, मोनेरा जगत की स्थापना किसने की? कोपलैंड ने, और उन्होंने 4 जगत स्थापित कर दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। यानी इन जगतों में वर्गीकरण कैसे किया गया? अब क्या किया उन्होंने, जो प्रोटोजोआ था उसको, उसके अंदर प्रोटोजोआ जो थे उनको तो किसके अंदर रख दिया? प्रोटिस्टा के अंदर।
और मोनेरा के लिए एक नया जगत, मोनेरा जगत एक नए जीवों के लिए स्थापित कर दिया। किन के लिए? प्रोकैरियोट्स के लिए, यानी बैक्टीरिया के लिए। अब कौन बच गया? अब बच गए कवक। तो कवक को वापस से उन्होंने फिर किस में शिफ्ट कर दिया? प्लांटी में। यानी देखिएगा कवक की कितनी जर्नी है। सबसे पहले द्विजगत वर्गीकरण में कहां था? पादप जगत में। फिर कवक त्रिजगत वर्गीकरण में किस में आ गए? प्रोटिस्टा में। और चार जगत वर्गीकरण में वापस किस में पहुंच गए? फिर पादप जगत में पहुंच गए। अब इसके बाद स्थापना हुई पांच जगत वर्गीकरण की, जिसकी स्थापना की थी विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने। इन्होंने जो चार जगत ऑलरेडी थे वो तो थे ही, इसके अलावा इन्होंने एक और पांचवा जगत इसमें जोड़ दिया जिसका नाम था कवक जगत यानी फंजाई। इस तरह से टोटल जगत हो गए कितने? पांच। कौन कौन से? पादप जगत, जंतु जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। ये पांच जगत की स्थापना की गई। ये पांच जगत जो वर्गीकरण प्रणाली है, ये सबसे ज्यादा विकसित या सबसे ज्यादा मान्य प्रणाली बोली जाती है, क्योंकि ज्यादातर वैज्ञानिक इसको यूज करते हैं, इसी का उपयोग करते हैं और इसी को मान्य कहते हैं। तो इस प्रणाली में किस प्रकार से इस प्रणाली का उपयोग किया गया था, इस प्रणाली के लिए क्या क्या जो पैरामीटर्स हैं, संदर्भ हैं, वो लिए गए थे और किस आधार पर यह वर्गीकरण किया गया था, इसकी चर्चा करता हूं। क्योंकि ध्यान से समझ लीजिएगा, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे में वो पांच जगत वर्गीकरण ही है। इसी से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक। ध्यान से समझ लीजिएगा, एक एक बात को बारीकी से समझिएगा, गलतियां कई बार हमसे हो जाती। अब देखिएगा, बात करता हूं मैं इसमें आगे। तो देखिएगा, ये पांच जगत वर्गीकरण है जिसकी स्थापना किसने की थी? विटेकर ने। कब? 1969। ये क्या वर्गीकरण है, कैसे दिया गया, इसके लिए क्या क्या मानदंड है, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो देखिएगा इन्होंने टोटल क्राइटेरिया पूछा। वैसे तो बहुत सारे मानदंड इन्होंने लिए थे इसके लिए, लेकिन जो मुख्य मानदंड है वो पांच हैं और इनमें से तीन जो मानदंड हैं वो प्रायोरिटी में सबसे पहले रखे जाते हैं। तो देखिएगा, एक एक करके मैं प्रायोरिटी के अनुसार आपको बताता हूं। तो सबसे पहले जो तीन मानदंड हैं जिनके बिना इस जगत की स्थापना संभव ही नहीं है, वो समझिएगा। उसका नाम है, सबसे पहला जो क्राइटेरिया या मानदंड है वो है कोशिका का प्रकार। कोशिका अपन जानते हैं दुनिया में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका जिन्हें असीम केंद्रक कोशिका कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका जिसे हम ससीम केंद्रक कोशिका कहते हैं। तो दो ही प्रकार की कोशिकाएं इस दुनिया में, यानी सारे जीव दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। कौन कौन से? या तो प्रोकैरियोटिक होंगे और या फिर यूकैरियोटिक होंगे। तो सबसे पहला जो मानदंड इन्होंने लिया था वो था कोशिका के प्रकार। इन्होंने बोला जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए जीव हैं उनको रखा जाएगा मोनेरा नाम के जगत में, यानी मोनेरा जगत में सारे प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया जाता है। अब बाकी के जो चार जगत बच गए, कौन कौन से? प्रोटिस्टा बच गया, फंजाई बच गया, एनिमेलिया और प्लांटी। इन चारों जगत में सिर्फ यूकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है। यूकैरियोटिक जीव कितने जगत में है? चार जगत में वर्गीकृत किए जाते हैं। एक जगत में कौन है? मोनेरंस में। कौन है? प्रोकैरियोटिक है। अब देखिएगा, इन्होंने दूसरा जो क्राइटेरिया रखा, इन्होंने कहा बाकी सारे सजीव क्या हैं? यूकैरियोटिक हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय होते हैं, जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर बहुकोशिकीय होता है, यानी बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है। तो इन्होंने दूसरा जो मानदंड लिया वो लिया शारीरिक संगठन, या जिसको हम थैलस संगठन भी कहते हैं, क्योंकि शरीर का नाम थैलस भी होता है। तो उसके आधार पर इन्होंने एक स्थापना की जगत की जिसका नाम है प्रोटिस्टा। इन्होंने कहा प्रोटिस्टा में हम जो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्यूलर यानी एक कोशिकीय होते हैं उनके लिए इन्होंने रिजर्व कर दिया क्या? प्रोटिस्टा। अब बाकी के जो तीन जगत बचते हैं, कवक, पादप और जंतु, इन तीनों जगत में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया जाता है। तो जो इन्होंने तीसरा मानदंड लिया वो था पोषण की विधि। पोषण की विधि के आधार पर बाकी के जो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं उनको बांटा गया तीन जगतों में। कौन कौन से? देखिएगा, सबसे पहले पादप जगत। पादप जगत में किनको रखा जाता है? जिनके अंदर प्रकाश स्वयं पोषी पोषण पाया जाता है, यानी जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको हम पादप जगत में रखते हैं। यानी पादप जगत में बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषी जीवों को सम्मिलित किया जाएगा।
दूसरा जगत फंजाई यानी कवक जगत। इसमें किसको सम्मिलित किया जाता है? जो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं जिनके अंदर अवशोषी परजीविता पाई जाती है। अवशोषी परजीविता जिसको अपन मृतोपजीविता भी कहते हैं, यानी जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उनको किस में रखा जाएगा? कवक जगत में रखा जाएगा। तीसरे जो जीव बचते हैं वो बचते हैं बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव जिनके अंदर जंतु सम पोषण पाया जाता है। जंतु सम पोषण क्या होता है? ये भी परिपोषी ही जीव होते हैं, लेकिन ये खाना निगलते हैं। खाना खाने के बाद जो जीव उनको निगलते हैं, इसको बोलते हैं इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफी, यानी इसको जंतु सम पोषण कहते हैं। जिनके अंदर यह विधि पाई जाती है, उन सजीवों को हम किस में सम्मिलित करते हैं? उनको सम्मिलित करते हैं जंतु जगत में। तो इस प्रकार से ये तीन जो मानदंड हैं उनके द्वारा 5 जगत की स्थापना कर दी जाती है। लेकिन उन्होंने प्रमुख रूप से दो और ऐसे मानदंड थे जिनका उपयोग किया था। पहला मानदंड उनमें से यह है कि जो प्रजनन का तरीका है वो भी इन्होंने लिया, और इसके अलावा जो 5वां मानदंड इन्होंने लिया प्रमुख मानदंडों में, वो था इनकी फाइलोजेनी यानी इनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी इनका उद्विकासीय क्रम। तो उद्विकासीय क्रम को भी मैं यहां आपको बता दूं, ये वैज्ञानिक मानते हैं कि जितने भी प्रोटिस्टा हैं उन सब का जो उद्विकास है वो मोनेरा से हुआ है, यानी मोनेरा से उद्विकास किसका हुआ है? प्रोटिस्टा का। लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि फिर प्रोटिस्टा से प्लांटी, प्रोटिस्टा से फंजाई और प्रोटिस्टा से एनिमेलिया, यानी तीनों का जो उद्विकास है वो प्रोटिस्टा से हुआ है। इस प्रकार से टोटल मानदंड कितने हैं? 5, लेकिन इनमें से 3 प्रमुख मानदंड हैं। हालांकि इसके अलावा आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कुछ और मानदंड भी लिखे हुए हैं, जैसे कोशिका भित्ति का संगठन, जैसे कोशिका कला की उपस्थिति, और भी कई मानदंड वहां पर माने गए हैं। लेकिन ये प्रमुख मानदंड नहीं है। प्रमुख मानदंड जो 5 मैंने बताए वो हैं, और इनमें से भी जो प्रायोरिटी लेवल पर पहले जो 3 मानदंड हैं वो सबसे पहले सम्मिलित किए जाते हैं। कौन कौन से? पहला था मैंने बताया कोशिका का प्रकार, दूसरा शारीरिक संगठन का प्रकार, और तीसरा पोषण की रीति यानी पोषण की विधि। इनको यहां पर सम्मिलित किया जाता है। अब देखिएगा, अंततः हम बात करते हैं कि इस सभी के ऊपर, इस सभी के क्लासिफिकेशन के बावजूद कौन सी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हम सबसे पहले शुरू किए थे? क्या? अबूझ पहेली, यानी इस वर्गीकरण में हम सारे सजीवों को वर्गीकृत कर देते हैं 5 जगत में। इसके बावजूद कुछ ऐसे जीव हैं जो इन 5 जगत में से किसी में भी सम्मिलित नहीं किए जा सकते, जो टैक्सोनॉमिस्ट के लिए सबसे बड़ी अबूझ पहेली है। वो कौन कौन से हैं? उनमें सबसे पहले नाम आता है वायरस का यानी विषाणु का, वायरॉइड का, पुरियॉन्स का, और वायरोन का, और लाइकेन का। ये ऐसे 4 जीव हैं जिनको हम इस 5 जगत में से किसी भी जगत में वर्गीकृत नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और बड़ी अबूझ पहेली है वैज्ञानिकों के लिए, उसका नाम है सहवाल का वर्गीकरण। क्यों? ध्यान से समझिएगा। सहवाल का वर्गीकरण इसीलिए अबूझ पहेली है क्योंकि सहवाल एक ऐसा जीव है जिसको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 जगतों में हमें वर्गीकृत करना पड़ता है। वो कौन कौन से 3 जगतें? ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, सबसे पहले आपने मोनेरा में पढ़ा होगा साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो एक एल्गी को इसमें रखा जाता है। 3 एल्गी हैं, रेड एल्गी यानी लाल शैवाल, ब्राउन एल्गी यानी भूरे शैवाल, ग्रीन एल्गी यानी हरे शैवाल, हरित शैवाल। इन तीनों को पादप जगत में सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा कई ऐसी हैं, गोल्डन एल्गी हैं, जेंथोफाइसी येलो एल्गी हैं, और भी कई सारी एल्गी हैं जिनको किस में सम्मिलित किया जाता है? प्रोटिस्टा में सम्मिलित किया जाता है। यानी शैवाल के वर्गीकरण के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 जगत का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका अभी वर्गीकरण जस्टिफाइड नहीं है, इसीलिए इन सभी को हम अबूझ पहेली कहते हैं। किसके? वर्गीकरण की। मतलब इनको हम 5 जगत वर्गीकरण के देने के बावजूद भी इनको कहीं पर भी सही तरह से वर्गीकृत नहीं कर पाते। चलेगा। अंत में इस लेक्चर में मैं बात करूंगा किसी एक पुराने नीट के प्रश्न की जो आपको परेशान कर सकता है। ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, ये नीट 2013 का एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था 5 जगत वर्गीकरण की स्थापना के दौरान विटेकर द्वारा निम्न में से किस बिंदु को सम्मिलित नहीं किया गया था। ध्यान से समझिएगा, 5 जगत वर्गीकरण की जब स्थापना की तो विटेकर ने इन 4 बिंदुओं में से जो दिए गए इनमें से किसको सम्मिलित नहीं किया था।
अब देखिएगा, सबसे पहला कोशिका प्रकार, दूसरा कौन सा है, शारीरिक संगठन, तीसरा क्या है, प्रजनन विधि, चौथा क्या है, पोषण विधि। वैसे तो मैंने ये चारों नाम अपने 5 मुख्य बिंदुओं में लिए थे। कोशिका का प्रकार भी लिया था, शारीरिक संगठन भी लिया था, पोषण की रीति भी ली थी, और मैंने प्रजनन की विधि और साथ में मैंने उद्विकासीय प्रक्रम को भी सम्मिलित किया था। लेकिन मैंने बताया था प्रायोरिटी लेवल पर हम सबसे पहले जो 3 को सम्मिलित करते हैं, जिनके बगैर 5 जगत स्थापना करना ही संभव नहीं है, वो कौन से थे, वो था कोशिका का प्रकार, शारीरिक संगठन और पोषण की रीति। यानी इन 4 में से, वैसे तो चारों ही सही हैं, लेकिन इनमें से हम देखें तो कौन सा, यानी प्रजनन की विधि, इसको हम मुख्य 3 में सम्मिलित नहीं करते। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, प्रजनन की विधि। ये आपको ध्यान देना चलेगा। तो इस लेक्चर में मैं इतना ही। अगले लेक्चर में फिर एक रोचक तथ्य के साथ प्रस्तुत होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।